कच्चा हीरा दूसरे के लिए पत्थर भी हो सकता है, हमारे लिए वो कोहिनूर है। मेरे को मालूम है कि फार्मिंग कैसे होती है, लेकिन मैंने आज तक किया नहीं, लेकिन डायमंड का फार्मिंग किया है जरूर। यू आर दी नंबर 1, तो आपका टर्नओवर क्या रहेगा? मेरी कंपनी का टर्नओवर 17,000 करोड़ है। मैं नंबर 1 टर्नओवर में तो हूँ, लेकिन मैं प्राउडली वो बोल सकता हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो टीम है, वो मेरी नंबर 1 टीम है। और मेरी जो नंबर 1 टीम है वो किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं नंबर 1। आपका एक्सपीरियंस नरेंद्र भाई के साथ कैसा रहा? मेरी ऐसी कोई एज नहीं है, मेरा कोई ऐसा स्टेटस नहीं है जो युग पुरुष के लिए मैं बात कर सकूं। उसका ऑरा है ना, मैंने आज तक एक आदमी में भी नहीं देखा। 2000 फादरलेस गर्ल्स का मैरिजेस आपके परिवार ने करवाए? 2000 से ज्यादा मैरिज की बात करें तो मेरे से एक छोटा मेरा भाई है सुरेश, उसका कंपनी का नाम है मारुति इम्पैक्ट। तो मारुति इम्पैक्ट फाउंडेशन उसका एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के अंडर में वो आज तक उसने मोर देन 2000 फादरलेस गर्ल्स का शादी करवाया है। वर्ल्ड इंडिया को कैसे देखता है कि लोगों का बिहेवियर इंडियन कंपनीज के प्रति अगर कुछ चेंज हुआ, या आपने कुछ नोटिस किया? मैं इंडिया को कभी नीचे देख ही नहीं सकता हूँ। राष्ट्र, नेशन वो मेरे ब्लड में है। मैं आज प्राउडली फील कर रहा हूँ कि लास्ट डेकेड में जो मैंने चेंज देखा है, मैं इसे कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भारत मैं मेरी लाइफ में देख सकूँ। हेलो, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ विजडम कास्ट। दोस्तों, हमने 2 पॉडकास्ट किए थे डायमंड सीरीज के, और ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है डायमंड सीरीज में। आई एम वेरी लकी पर्सनली बिकॉज आई एम गेटिंग टू सिट एंड हैविंग कॉन्वर्जेशन विथ 3 ऑफ द टॉप डायमंड मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टच द पीक बिकॉज आज हम बैठे हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किरण एक्सपोर्ट्स के ओनर और ग्लोबल डायरेक्टर के साथ, श्री दिनेश भाई लखानी। और आज हम बात करेंगे कि ये डायमंड इंडस्ट्री चलती कैसे है, डायमंड इंडस्ट्री के नुआंसेस जो लोगों को नहीं पता, कि एक कच्चा पत्थर डायमंड कैसे बनता है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हुई, ये इंडस्ट्री में जो पटेल कम्युनिटी है उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, और वो ये इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। बहुत डिटेल में बात करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट इनटू इट। दिनेश भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट, रियली हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू जय भाई, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। ग्रेट ग्रेट। दिनेश भाई, जब हम यहाँ पे आए, आपका जो वार्म वेलकम, जो हॉस्पिटैलिटी, आई रियली अप्रिशिएट। और ये हमेशा होता है, मतलब मैं कोई भी बड़े गुजराती बिजनेसमैन के यहाँ पे अगर हम जाते हैं, कहीं पे अगर आप नॉर्मल भी इंसान के घर जाओगे तो बहुत अच्छा खासा वेलकम मिलता है। तो इट वाज रियली ग्रेट टू बी हियर, सो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। थैंक यू दिनेश भाई, हम कुछ आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और उसके बाद देन विल गेट इनटू बिजनेस, इंडस्ट्री, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब किरण के आगे कोई है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिश्ड डायमंड्स, और उनके आप ग्लोबल डायरेक्टर, तो आपका दिन कैसा होता होगा? थोड़ा वो डिस्कस करते हैं। मेरा दिन मॉर्निंग 5 o'clock से चालू होता है। समझ लो मेरा जब भी वेकअप होता है तो पहले तो मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ कि सुबह में मैंने ये नई सुबह देखी, क्योंकि ईच एंड एवरी डे इज एनर्जेटिक एंड न्यू डे फॉर मी। तो पहले जो दिन है उसका लाइफ गोल है, जो डे टू डे का, वो मैं सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ। और उसके बाद मतलब मेरा ग्लोबली प्रेजेंस है, तो वर्ल्ड वाइड मेरी जो एनर्जेटिक टीम है वो दिन का एक्शन के लिए रेडी होती है। तो वो दिन मैंने जो सोचा है वो तो पर्टिकुलर एक टीम के साथ मैं बात कर लेता हूँ मॉर्निंग में कि आज का टारगेट टास्क क्या होना चाहिए, क्या नया होना चाहिए, क्या पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या सब इंडस्ट्री, कंपनी और जो मेरा किरण फैमिली है उसके लिए क्या आप पॉजिटिव दे सकते हो। उसके साथ एक मेरा पर्सनली एक मेरा हॉबी है। उसके बाद मेरे पास नहीं अबाउट 5,000 से ज्यादा लोगों का कांटेक्ट शेयर है, जो 1 to 1 में पर्सनली नाम के साथ और मिलने के बाद नाम टू नाम बोल सकता हूँ। ओह वाओ। वो जो है मेरे लिस्ट में, मेरे दिल में, हाँ। उसको मैं एक सुबह में पॉजिटिव मैसेज भेज रहा हूँ जो मोटिवेशनल होता है। तो उसमें से मैं क्यों भेज रहा हूँ वो भी साथ में बता देता हूँ। उसमें ऐसा है कि 5,000 में से अगर 5 आदमी ने भी वो जो थॉट प्रोसेस है और जो पॉजिटिव मैसेज है उसकी लाइफ में अगर वो हार्ट में टच हो गया तो 5 आदमी का भी लाइफ
वो दिन तो कम से कम सुधर ही जाएगा। लाइफ कैसे सुधर सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर वो दिन का जो थॉट, पॉजिटिव थॉट है, वो कैसे उसकी लाइफ में हिट होने के बाद वो दिन उसका गोल्डन जावे, ऐसी मैं भगवान के साथ प्रार्थना करके सबको ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ पर्सनली। तो उसके बाद जो जनरली थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद टीम के साथ गपशप करना मॉर्निंग में, फिर मैं 8 o'clock मेरा एक फाइनली टारगेट है। मैं किधर भी रहता हूँ, अगर मैं रात को 3 बजे सोया हूँ, 4 बजे सोया हूँ या 5 बजे सोया हूँ, मेरा बिजनेस का टेबल के अलावा मेरा ब्लड में कुछ है ही नहीं। मेरे ब्लड में मैं किधर भी रहता हूँ, लेकिन मेरी ऑफिस ही मेरा ब्लड है। तो 8 बजे मेरे को ऑफिस में एनी हाउ पहुँचना है। कभी मॉर्निंग में तो जनरली ट्रैफिक नहीं रहता है, 10 मिनट में इधर से मेरे घर से मैं ऑफिस पहुंच सकता हूं। लेकिन कभी कोई रीजन से अगर 5-10 मिनट भी अगर लेट होता हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आधा दिन गवा दिया है। ये एक जो जोश और एनर्जी और जो पॉजिटिव माइंड से मैं बिजनेस में टेबल पे बैठता हूँ 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तभी से मेरा रूटीन चालू होता है। और रूटीन चालू होने के बाद टीम, मैं जैसा एनर्जेटिक हूँ, जो पॉजिटिव थिंकर हूँ, उसके साथ मेरा टीम भी मेरे से कम नहीं है। तो मेरा टीम भी वही टाइम अलर्ट हो जाती है। वो जो दिन का हम लोग जो रूटीन जो भी काम है वो सेट करते, शाम 5-5:30 बजे अगेन मैं क्लोज करता हूँ। और वो क्लोजिंग टाइम पे भी जो प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम भी हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, और बिजनेस का भी रूटीन डे के दरमियान जो भी इश्यू आया वो शाम को 5-5:30 बजे के बाद डिस्कस करने का। इन बिटवीन वो टाइम पे किसी को भी बिजनेस के अलावा बात करने का परमिशन नहीं है। तो सबको, मेरी टीम को मालूम है कि 5:30 बजे के बाद जो भी इश्यू है वो अभी पर्सनल टाइम देंगे। तो पर्सनल इश्यूज और बिजनेस का जो भी इश्यू है जो रूटीन टाइम में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद अगेन घर के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद इन बिटवीन जो ट्रैवलिंग टाइम है, तभी रिटर्न में हम लोग को मिनिमम 30 या 45 मिनट लग जाता है। तो वो टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। उसमें मेरा जो दिन का जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है और मैं सीख रहा हूँ, मेरे लिए ईच एंड एवरी डे इज लर्निंग डे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं अभी टॉप पे बैठा हूँ और मैं अभी मेरे को सब कुछ आता है। मेरे को रोज सीखना है और नया नया सीखना है। और नया सीख के मेरी इंडस्ट्री, मेरा फैमिली, जो किरण फैमिली है, मैं उसको फैमिली बोलता हूँ। मेरा कोई मतलब मेरा बेटा या मेरी वाइफ या मेरी बच्ची, वो फैमिली तो है ही। इसके अलावा मेरा फैमिली बहुत बड़ा है। तो वो फैमिली को मैं कैसे बेटर सर्व कर सकूँ, सबको खुशी दे पाऊँ और सबको पॉजिटिव एनर्जेटिक बना पाऊँ, और हेल्दी और वेल्दी दोनों तरह से, ऐसी मेरी सोच वो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग चालू रहती है। और मेरा जो जनरल नॉलेज है, जो पॉजिटिव थिंकिंग का नॉलेज है, वो कैसे बढ़े, वो मैं ट्रैवलिंग टाइम में से मेरा थॉट प्रोसेस से मैं लिखते रहता हूँ। वो जो लिखान है, वो लिखान में घर को शाम को आने के बाद, मतलब डिनर लेने के बाद, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं एक कच्चा एक रो में फ्रेमिंग बना लेता हूँ कि आज के दिन में मेरे को मेरे जो ग्रुप है, मेरी इंडस्ट्री है या मेरा फैमिली है, उसको मेरे को क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। वो मैसेज मैं रो लिख देता हूँ। वो लिख के मेरी टीम को भेज रहा हूँ। वो टीम उसके ऊपर रिफ्रेम करके मेरे को वापस कर देती है, और फिर वही मैसेज नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऐसा मेरा दिन चलता रहता है। और दिन में मैं लाइफ में मैं एक सोच रहा हूँ कि सराउंड लाइफ में या देखो तो बहुत नेगेटिविटी या सब साथ में सराउंड घूमती रहती है, लेकिन मैं प्राउडली फील करके बोल सकता हूँ कि वो मेरे माइंड में घुसने ही नहीं देता हूँ मैं। मेरे माइंड में उतना कोई भी आदमी हो, प्यून से लेके टॉप मैनेजमेंट में कोई भी आदमी है, तो उसका पॉजिटिव थिंकिंग ही मेरे माइंड में आता है। नेगेटिविटी में उसमें कभी आने ही नहीं देता हूँ। तो मेरे को आज तक लाइफ में ऐसा कुछ कोई किसी के बारे में आप देख सकते हो, जनरल लाइफ में मैं किसी की बुराई करता ही नहीं हूँ। मेरे लिए सब अच्छे और मेरे से आगे लोग हैं, मेरे से ज़्यादा बुद्धिशाली लोग हैं। ऐसा चल के मेरा दिन उधर ख़त्म करके भगवान को अगेन मैं सोने के पहले प्रार्थना करता हूँ कि कल सुबह में मेरे को एक नया
एनर्जेटिक दिन मिले उसके साथ मैं सो लेता हूँ। वाह दिनेश भाई, ये आंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है यहाँ में ये आंसर में से। और मैं एक पर्सनली 2 चीज़ इसमें से लूँगा, एक तो जल्दी उठना और टाइम पर ऑफिस पहुँचना। मतलब आप अपनी इंडस्ट्री पे नंबर 1 है और डेकेड से, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 साल से, आप सालों से वहीं पे टॉप पे बैठे हैं, फिर भी आप में ये ज़ील है, ये मतलब ये ड्राइव है कि आपको जल्दी 5 बजे उठ के 8 बजे ऑफिस पहुंच जाना है, और अगर 10 मिनट लेट है तो आपको लगता है कि मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया। ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपने की पॉजिटिविटी, कि मैं जितने भी बिलियनर्स के साथ अभी तक बैठा हूँ, ये एक चीज़ हर एक में कॉमन रही है कि वो अंदर से बहुत पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिविटी को, जैसे आपने बताया, कि अंदर घुसने ही नहीं देते, एक नेचुरल शील्ड होता है। तो मतलब ये लर्निंग्स आपने कैसे डेवलप की? मतलब आप ये लर्निंग्स आपको ऊपर से मिली, आपके फादर से, या फिर अपने आप सीखा? जनरली कोई भी आदमी है ना, वो सीख के तो नहीं आता है, ये दुनिया में जब भी आता है, लेकिन एक सीखने का भूख होना चाहिए। तो मैं जब 17 साल की उम्र में 12th पढ़ के बिजनेस में आ गया, मैं देख रहा था, जब भी मैं 17 से 20 का हुआ, 3 साल मैं साइलेंटली पूरा स्टडी कर रहा था। सही बोलूं ना तो अब जो ने मैंने 12 तक नहीं पढ़ा ना, वो मुंबई आके मैंने ज्यादा पढ़ा है। राइट। तो मतलब 17 टू मेरा जो उम्र 17 साल से 20 साल तक मैंने जो स्कूल में पढ़ाई नहीं की होगी, उतनी मैंने पर्सनल इधर ट्रेनिंग स्कूल में पर्सनल टीचर्स है, और काफ़ी नए नए इंडस्ट्री से इंस्टीट्यूट से, और डायमंड ग्रेडिंग हमारी एक लैब रहती है, उसमें नंबर ऑफ मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो मेरी लाइफ में मेरा नो डाउट जन्मभूमि गुजरात है, मेरा कर्मभूमि महाराष्ट्र है, लेकिन अगर मेरी शैक्षणिक की बात करें तो शिक्षण में भी मैंने जो गुजरात में से जो सीखा था, उससे ज़्यादा मैं महाराष्ट्र में आके सीखा हूँ। तो मेरे लिए वो 3 साल की पढ़ाई आज तक वो चलती रहती है, और मेरे लिए ईच एंड एवरी डे सीखना जरूरी है। तो आज मैं बच्चे को भी वही एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि आपने जैसे बात की कि 8 बजे से मैं 10 मिनट लेट भी हुआ तो मेरा आधा दिन गया। तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, राइट। या मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ। मैं इसमें से एक और सीख यूथ को देना चाहता हूँ कि कोई भी आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस के पीछे ऐसे ही सक्सेस सामने से नहीं आती, उसके ऊपर हार्ड वर्क जरूरी है। Right. और आपका जो थॉट प्रोसेस है, और आप बिजनेस में कितना सीरियस हो। मैं सुबह में 8 बजे जाके ईच एंड एवरी डे मेरे को जो परफॉर्मेंस मिलता है वो ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ मेरे को मिल जाता है, लेकिन मेरा एम क्या है कि मैं उधर ऑफिस में रहूंगा, 8 बजे टीम के साथ बैठूंगा, तो मेरे को जो करना है, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभा पाऊंगा। और उस उधर बैठा हूं तो उधर का थॉट मेरे माइंड पे चलता है, और मैं कुछ ना कुछ नया करके और मेरी टीम से लेके मैं टीम को वापस दे सकता हूँ। ये रीजन से मैं बोलता हूँ काम कम है या काम ज्यादा है, लेकिन टाइम पंक्चुअल है। जो ऑफिस का टाइम आपको जाना है, मतलब एनी हाउ जाना ही है। Right. मेरा कुछ भी अगर कार्यक्रम उसमें बीच में कोई बार बार गेस्ट का भी समझ लो, सोशल वर्क सब में मैं एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बिजनेस ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टाइमिंग है ना, मैं सबको पता है कि अगर सोशल से मिलना है, कोई पर्सनल काम से मिलना है, तो ऑफिस के बाद ही मेरे को मिल सकते हैं, और मैं ऐसा ही टाइम देता हूँ। Yes. इसलिए टाइम मैनेजमेंट है वो यूथ को आज की तारीख में करना बहुत जरूरी है। और यूथ को अगर सक्सेस होना है, अगर ये जो कंपनी जो हमारी हम लोगों ने जो पहुंचाई वो टीम से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें खाली मेरा अकेला का योगदान है, मेरा किरण फैमिली पूरा का योगदान इतना ही है, जो जो मैं कर रहा हूँ उसे मेरे से ज्यादा भी योगदान देने वाले हैं कंपनी में। लेकिन जो मेरा डेडिकेशन है टाइम से लेके पंक्चुअल से लेके परफेक्शन से, वो मैं कभी किसी का भी नहीं चलाता हूँ। इसके लिए मेरी लाइफ में मैं यूथ को एक ही बात बताऊंगा कि अगर पंक्चुअल रहेंगे, परफेक्शन में रहेंगे, तो आप 100% सक्सेस होंगे। वाओ, ग्रेट लर्निंग, बीइंग पंक्चुअल, बीइंग कंसिस्टेंट। मतलब खाली 1-2 बार नहीं, पूरा लाइफ ये कंसिस्टेंसी आपने फॉलो की है, और ये होना चाहिए। सुपर्ब। दिनेश भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ पटेल्स डोमिनेट द डायमंड इंडस्ट्री। तो उसमें मैंने बताया था कि बहुत क्लोज निट फैमिलीज होती है, ये एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है पटेल्स में, और उसके चलते रिस्क कैपिटाइट भी ज़्यादा होता है, एक्सेस टू कैपिटल बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है।
एंड दैट्स हाउ दे केम टू डोमिनेट द डायमंड इंडस्ट्री. और आप तो वो कर रहे हैं. यू लिटरली डोमिनेट द डायमंड इंडस्ट्री बाय बीइंग द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर. मुझे आपसे समझना है कि ऐसी क्या चीज़ें स्पेशल है पटेल्स में कि वो डायमंड इंडस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से डोमिनेट कर पाते हैं. देखो मैं पटेल के लिए इतना प्राउडली बोल सकता हूँ. ओरिजिनली है ना, पटेल एक फार्मर था. तो फार्मर का रोल आपको मालूम होगा, इज बेसिक हार्ड वर्क. यस. तो हार्ड वर्कर के पीछे आज हमारे गांव को समझ लो, सौराष्ट्र के, हम लोग सौराष्ट्र के गांव के हैं. मतलब भावनगर जिला के बाजू में भोजपुरा करके गांव है. तभी पटेलों को जो किसान जो थे वो फार्मिंग करते थे, लेकिन हमारे एरिया में पानी की बहुत तंगी थी. बराबर. ऐसे ही सब पटेल हमारे जो वडील थे, सबने बहुत हार्ड वर्किंग किया, लेकिन पानी की वजह से हम लोग को जो उपज मिलना चाहिए, जो उत्पादन मिलना चाहिए, जो उसमें से आवक होना चाहिए, वो नहीं हो रही थी. और हार्ड वर्किंग गजब का, और पूरा आप देख सकते थे वो टाइम पे कि आदमी बैठ नहीं सकता था. वो लेवल का हम लोग के पास लाइफस्टाइल भी नहीं था, खाली हार्ड वर्किंग थी. तो पटेल की बात करें तो पटेल पहले से हार्ड वर्कर था, और हार्ड वर्किंग जो उसके ब्लड में है. और वो आप देखते रहेंगे कि जब भी पटेल उससे गांव से लेके शहर में आया, और शहर में समझ लो एक डायमंड कटर बना पहले. राइट. बराबर. एक्चुअली पटेल पहले से कोई बिजनेस में इतना, डायमंड इंडस्ट्री में तो पहले से कोई इतना बड़ा कोई कंपनी नहीं था हमारे में. लेकिन स्टेप टू स्टेप जो टाइम जाते गए, वो टाइम जाने के बाद एक पहले वो डायमंड कटर बना, उसके बाद छोटा बहुत जो छोटा फैक्ट्री बनाया, समझ लो 25 व्हील का, 50 व्हील का, ऐसा. फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होके हार्ड वर्किंग करके और रिलेटिव को और लेके आया. यस. ऐसा भी नहीं है, एक पटेल कम्युनिटी में एक खास बात वो है यूनिटी. यस. मतलब मैं अकेला चल रहा हूँ तो मेरा सर्कल है, मेरा फैमिली है, जो मेरा सराउंड सोसाइटी में जो रहता हूँ, उसको सबको पकड़ पकड़ के लेके आया और एक यूथ बनाया, ग्रुप बनाया. वो ग्रुप में भी आज मैं सक्सेस हूँ, तो मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ सक्सेस, कि भाई सक्सेस कैसे मिलती है, क्या करना चाहिए. ये जो लर्निंग स्टेज सबको सिखाता है वो. और वो ऐसा मोनोपोली बिजनेस भी नहीं करना चाहता. पटेल देख लो, कभी भी मोनोपोली बिजनेस नहीं करेगा. अगर वो खुद सक्सेस है ना, तो सो सक्सेस का स्टोरी सुना ही देगा. yes. और सबको बता भी देगा. मतलब एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़े, ऐसी एक पॉलिसी थी. हार्ड वर्किंग की पॉलिसी थी. और जो पॉलिसी आज तक मैंने दूसरी इंडस्ट्री में या दूसरी कास्ट में मैं कम देख रहा हूँ, वो इसमें मैं पटेल समाज में ज्यादा देख रहा हूँ. उसका मेरे को गौरव भी है, और उसका सक्सेस भी मैं देख सकता हूँ. काफी ये डायमंड इंडस्ट्री पहले से आपको मालूम हो, पालनपुरी समाज, उसके पहले जूइस के पास थी. बरोबर. उसमें पालनपुरी ने भी पूरा योगदान दिया. पहले वो लोग मैन्युफैक्चर में थे, आज भी वो कर रहे. लेकिन एक ग्रास रूट की जो हार्ड वर्किंग पटेल समाज ने अनगिनित काम किया है, उसकी वजह से आज जो सक्सेस मिल रहा है, उसका जो चार्मिंग आप देख सकते हो. यस. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ दिनेश भाई, आपने कभी खुद ने फार्मिंग की है? नहीं, फार्मिंग मैंने नहीं की है, लेकिन मेरे फादर और उसके फादर ने, यानी मेरे दादा ने की थी. लेकिन मैं छोटा था. मैं जब भी छोटा था, तभी समझ लो मैं वेकेशन के टाइम पे मेरे गांव पे जाता था, तो मेरे को मालूम है कि फार्मिंग कैसे होती है. लेकिन मैंने आज तक किया नहीं है. अच्छा. मैंने फार्मिंग की है डायमंड की. और डायमंड की फार्मिंग पूरी मेरे को मालूम है कि जब भी डायमंड आता है कैसे बनता है, और वो पूरा मेरे को पर्सनली मैंने सीखा भी है. और उसके बाद मैंने, अगर आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं फार्मिंग नहीं किया है, लेकिन डायमंड का फार्मिंग किया है जरूर. तो डायमंड के फार्मिंग की बात करते हैं दिनेश भाई. जो लोग बाहर से डायमंड इंडस्ट्री को देखते हैं, उनको सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दिखता है, जो चमकता हुआ हीरा. उनको ये नहीं पता होता कि ये हीरा यहाँ तक पहुँचता कैसे, एक कच्चे पत्थर से लेके एक चमकता हुआ हीरा कैसे बनता है. अगर आप समझा सके तो. यस, ये तो हमारा सब्जेक्ट है. कच्चा हीरा दूसरे के लिए पत्थर भी हो सकता है, और हमारे लिए वो कोहिनूर है. वाओ. तो क्योंकि आज जौहरी हीरे की पहचान कर पाएगा, और दूसरे को मैं अगर आपको कच्चा हीरा दिखाऊंगा तो आप शायद फेंक भी देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें हीरा है.
अच्छा। अगर पर्टिकुलर क्वालिटी दिखाओ, क्लीवाज क्वालिटी सोएबल में तो शायद या मैकेबल एरिया में आपको पता चल जावे कि हीरा है। लेकिन जो इंडिया की जो एक्सपर्टीज है, जो भारत देश में जो स्किल पड़ा हुआ है, अगर वो स्किल की लेवल की बात करे तो वो जो आप पत्थर समझ के फेंक देंगे और उसमें से वो कोहिनूर जैसा हीरा बना पाएंगा। ये इंडिया भारत की एक स्किल है। तो ये स्किल के बारे में अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर काफ़ी देश उसके ऊपर माइनिंग कर रहे हैं। वो माइनिंग होते ही वो माल इंपोर्ट आता है इंडिया में, और इंडिया में उसके ऊपर पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में आपने सूरत में जाके देख सकते हो, बहुत बड़ा हार्ड वर्किंग है। और पूरी ये जो चमक दमक जो भी दिख रही है, वो उसके पीछे जो मेरे फैमिलीज है, जो किरण फैमिली मेंबर्स है, आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखो तो जो मोर देन 50,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं सबको। तो वो लोगों की जो हार्ड वर्किंग मेहनत है, वो स्किल है, उसका जो डेडिकेशन है, उसके हिसाब से ये चमक दमक आपको दिख रही है डायमंड की। और इसके लिए भारत में एक प्राउडली फील एज ए भारत सिटीजन मेरे को प्राउडली फील हो रहा है कि जो डेवलप्ड जो कंट्री थी उसके पास से हम लोग इंडिया जैसे, भारत जैसे देश में ये काम कर पा रहे और प्राउडली कर पा रहे। और ये अगर बिजनेस इसमें टीका है तो उसका ऑटोमेटिकली वही प्रूफ होता है कि अपने पास प्रॉपर स्किल है। तो उसके बाद समझ लो डायमंड आया, पूरा प्रोसेस हुआ, और फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में जाके सब अलग अलग डिपार्टमेंट उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेस की काम करेंगे। फिर वो फाइनल फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में प्रोसेस होके पॉलिशिंग होके वो माल मुंबई के लिए, मुंबई मतलब हेड ऑफिस में आता है, सेल्स ऑफिस में आता है, और सेल्स ऑफिस में उसका पूरा असोर्टिंग होता है। जो डायमंड की फोर्सेस पे जो काम हो रहा है वो चीज पूरा इधर मुंबई का जो स्किल है, इसमें आजकल में खाली गुजराती को भी नहीं, आजकल उसमें काफी जो अपने भारत के अलग अलग स्टेट भी उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। आज मैं बात करूं तो जो पॉलिशिंग में एसोमेंट में महाराष्ट्रन भी बहुत एक्सपर्ट है। हाँ। तो इसमें डायमंड इंडस्ट्री में खाली गुजराती को आगे नहीं रखते हुए इसमें काफी उसके पाया के पिलर में महाराष्ट्रन भी है, मारवाड़ी लोग भी है, अच्छा। सिंधी लोग भी है। और आज लेबर ओरिएंटेड बात करें तो काफी स्किल जो ज्वेलरी सेक्टर में बंगाली लोगों का भी बहुत एफर्ट है और बहुत अच्छा स्किल है। तो आप नहीं तो मिनिमम 8 से 10 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, तभी फाइनल हीरे की चमक निकलती है। और फिर वो चमक निकल के एसोमेंट होके हम लोग वर्ल्ड मार्केट में उसको कैसे प्रेजेंट कर पाए, मार्केटिंग कैसे कर पाए, वो हिसाब से पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करके हम लोग वर्ल्ड को एक प्यारा सा ऑर्नामेंट बना के लूज डायमंड का चमक दे के पूरी वर्ल्ड को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। दिनेश भाई, मैं सूरत में पला बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जो पूरा सर्कल था, फ्रेंड सर्कल, वो सब डायमंड मर्चेंट्स के बच्चे थे। तो उनसे मैं कुछ चीज़ें बहुत सुनता था कि साइट होल्डर है कोई कंपनी, मतलब बचपन से सुनते आ रहे, मतलब ये 3-4 जो स्टोरीज है, आपकी है, वल्लभ दादा की है, या गोविंद काका की, या सवजी काका की, ये बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ। तो ये साइट होल्डर क्या होता है और वो कब स्टार्ट हुआ? इंडिया में कंपनी साइट होल्डर बनना कब शुरू हुई और उसका मतलब क्या होता है? साइट होल्डर यानी एक स्टेटस है, मतलब एक पर्टिकुलर आप जो प्रोसेस से काम कर रहे हो, अगर उसमें काफी नॉर्म्स है, मतलब BPP मतलब बिजनेस बेस्ड प्रिंसिपल, वो हिसाब से आप काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो साइट लेने के लिए। बराबर। उसका काफी नॉर्म्स है, फैक्ट्री से लेके लेबर लॉ से लेके एटमॉस्फेयर से लेके जो भी, मतलब आप एनवायरनमेंट को इतना लॉस नहीं करवा रहे हो और प्रॉपरली एथिकली काम कर रहे हो, और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके ऊपर ऑडिट भी होता है, और वो एक वर्ल्ड वाइड वो स्टेटस है।
आप मतलब किधर भी वेल नोन ब्रांड में आप माल बेचने जाते हो तो वो स्टेटस आपको बहुत हेल्पफुल कर रहा है। सो ये साइट होल्डर मतलब एक माइनिंग साइट का होल्डिंग रहेगा आपके पास? यस, वो एक Okay. कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप वो टाइप का माल वो हिसाब से सिस्टम से बना रहे हो, सिस्टम से सब काम कर रहे हो, और वो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि पूरे ईयर में जो 10 डीटीसी साइट रहती है वो आपको एक शेड्यूलिंग मोटा मोटी मिलता है कि भाई पर्टिकुलर ये मंथ में आपको इतना मिलियन का माल मिलेगा। तो वो हिसाब से आप पूरा शेड्यूलिंग कर सकते हो। अच्छा, तो एक डीटीसी साइट होल्डर बनना एक स्टेटस है, एक अपने आप में और बहुत बड़ी सब बात है। कंपनी को नहीं मिलता है। राइट। उसके लिए पूरा आपको जो नॉर्म्स है वो आपकी कंपनी एलिजिबल होनी चाहिए तो वो स्टेटस मिलता है। दिनेश भाई, अगर डायमंड इंडस्ट्री में लोगों से बात करें, जो जो टॉप की कंपनीज है उनसे बात करें, तो कोई बोलता है उनका टर्नओवर 12,000 करोड़ है, कोई 20,000 करोड़ है, मतलब इतने बड़े बड़े फिगर्स की बात होती है। यू आर दी नंबर 1, तो आपका टर्नओवर क्या रहेगा? देखो, टर्नओवर की बात करें तो वो ईयर टू ईयर बढ़ता ही रहेगा। अभी मैं लेटेस्ट बात करूं तो मेरी कंपनी का टर्नओवर 17,000 करोड़ है। हम्म लेकिन मैं फिगर पे हम लोग बिलीव नहीं कर रहे। हम्म फिगर एक अलग गेम है, लेकिन इतना मैं अब प्राउडली फील कर सकता हूं, मैं नंबर 1 टर्नओवर में तो हूं, बराबर। वो तो सबको मालूम है। डायमंड इंडस्ट्री को आप पूछेंगे तो वो ही बता देगी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं प्राउडली वो बोल सकता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो टीम है, वो मेरी नंबर 1 टीम है। और मेरी जो नंबर 1 टीम है वो किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं नंबर 1 हूं। वाह। तो मेरी जो पहचान है वही मेरी टीम है। और टीम का जो डेडिकेशन, जो एनर्जेटिक पावर, उसकी मैं जितनी भी बात करूं आपके साथ वो कम रहेगी। उसके लिए मेरे को आपको मिनिमम 2-3 देश देना पड़ेगा। ए लेवल की मेरी टीम है। राइट। तो मैं ज्यादा बिलीव फिगर से नहीं कर रहा हूँ, टीम से कर रहा हूँ। टीम का डेडिकेशन है, टीम का जो एनर्जेटिक सोच है, और मेरी टीम के लिए कुछ भी, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी वो करके देगी। अगर हमारे ओर से काफी मीटिंगों में हम लोग तय कर रहे हैं कि भाई इतना दिन में ये काम करने का है, हम लोग के माइंड में डाउट होता है कि टीम हाँ बोलेगी, होगा कि नहीं होगा। वो सामने से बोल देती है कि आप सो जाओ, ये काम 2 दिन में हो जाएगा। वाह। ऐसी मेरी टीम है। राइट। दिनेश भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सारी क्रेडिट अपनी टीम को दे रहे हैं। एक मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आता है हेनरी फोर्ड का। तो वो एक समय पे ऑटोमोबाइल्स में नंबर 1 कंपनी बहुत सालों तक रही। तो उन्होंने बताया था कि आप मेरे से सब ले लो, मेरा पैसा ले लो, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, मेरा नाम ले लो, मुझे सिर्फ मेरी टीम दे दो, मैं दूसरा फोर्ड बना दूंगा। दिनेश भाई, मैंने ये भी सुना है कि जो सूरत के डायमंड मर्चेंट्स है, जो डायमंड कंपनीज है, वो अपने कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती है, और आप बार बार आपकी हर एक सक्सेस की क्रेडिट जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो ये कल्चर कैसे डेवलप होता है? वो कल्चर ऊपर से आता है, आपके बड़े भाई वल्लभ भाई ने ये कल्चर शुरू किया, आपकी सोच, या फिर ये ग्रास रूट से आता है जो आपका बैकग्राउंड है फार्मिंग का? तो मुझे थोड़ा ये चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है कि इतना ख्याल आप एम्प्लॉयज़ का क्यों रखते हो, उसका महत्व क्या है, और ये कल्चर कैसे डेवलप होता है? देखो, मैं जब छोटा था तभी मेरे पापा मेरे को एक ही सीख देते थे कि कभी भी कोई भी काम करना तो तेरे में आएगा ना, तो वो दिन तेरा लास्ट दिन और तू हार जाएगा। तू वी से काम करेगा ना, वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, वी मैं बोल रहा हूँ। बोला गुजराती में आप कहेवत છે કે આપણે કર્યું, इसलिए मैं वी बोल रहा हूँ। उसको वी का पता नहीं था, राइट। वो लेवल का एजुकेशन ही नहीं था। हाँ। लेकिन वो बोलता है હું પણ ક્યારેય આવવું ન જોઈએ, રાઈટ। બરાબર। આ એંગલથી મારું सक्सेस स्टोरी चालू થતી थी। એટલે मैंने मेरे पापा को एक प्रॉमिस दिया था कि मैं आई कभी लाऊंगा नहीं, मैं वी पे ही काम करूंगा। तो स्टिल टुडे मैं कभी भी कोई भी फंक्शन में जाता हूँ, कोई भी क्रेडिट देना है, और कभी कोई भी सक्सेस मिलता है, और एक्चुअली मैं आज आपके शो के दरमियान मैं कुछ भी मेरे बारे में वो नहीं बोलूँ, सही भी नहीं है। मैं इतना कोई काइंडनेस या ऑनेस्ट या कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। जो मेरी टीम है वही मेरी जीत है। तो अगेन मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि जो एक 2 पॉइंट पे मैं काम कर रहा था, 2 वर्ड्स पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी टीम का जो भी सफर सक्सेस सुकान है वो भी इतना ही लेवल का होना चाहिए, वो ग्रास रूट से ही काम करना चाहिए,
तो ही कंपनी को आगे लेके जा सकता है। और रही बात आपने जो कर्मचारी की बोली और जो किरण फैमिली की आप बात कर रहे हो, उसमें वल्लभ भाई का जो थॉट है कि भाई जिसके थ्रू हम लोग चमक रहे हैं उसको कभी लाइफ में भूलना नहीं चाहिए। तो बीच में या शायद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने पूरा जो मार्केट है वो सूरत गए थे, तो वल्लभ भाई ने बारीकाई से एक एक चीज को पर्सनली ध्यान में देते हुए कि भाई आदमी को रहने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, खाना के लिए, स्कूल के लिए कुछ भी इधर सूरत में आके प्रॉब्लम नहीं होवे, वो बारीकाई से उसने छानबान की थी और वो ही लेवल का सर्विस दिया था। तो मतलब वो जब भी फैक्ट्री में विजिट करते हैं ना, तो फैक्ट्री का मेन ऑफिस नहीं देखते हैं, फैक्ट्री का टॉयलेट देखता है। अच्छा। मतलब वो लेवल की भाई कि मेरे जो साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, उसको जो प्रॉब्लम कोई भी आप देखो तो जब भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए उसका माइंड पहले एक्टिव होता है। वो सोच आज हमारे में सब में आ गई है। तो आज देखो प्यून से लेके टॉप मैनेजमेंट में कि भाई कोई भी अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को या हमारे से जुड़े हुए कोई भी हमारी कंपनी से इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़ा है, किसी को अपने को एथिकली जो सर्विस हम लोग बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो करनी चाहिए। तो ही अपनी कंपनी का जो मार्केटिंग है वो जनरली आप देखेंगे ना, वल्लभ भाई का थॉट प्रोसेस पूरा अलग है। वो बोलता है कि मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, उसका मार्केटिंग थॉट सबसे आगे है। इसके लिए बोला तुम्हारा कर्मचारी है वही तुम्हारा मार्केटिंग गुरु है, वही तुम्हारा पर्सन मार्केटिंग पर्सन है। वो बोलेगा वो इम्पैक्ट आने वाला है, तो उसको वो बोलने के लिए अपने को क्या देना चाहिए और मानवता की दृष्टि से क्या देना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस से हम लोगों ने जिससे कमा रहे और जिससे चमक रहे उसको चमकाना जरूरी है। वो पॉलिसी पे वो हमारे से काम करवा रहे हैं। सुपर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम वल्लभ भाई के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि किरण की शुरुआत कैसे हुई, और स्वाभाविक तौर से कोई भी बिजनेस जब बड़ा होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, और वो चैलेंज में से कहीं से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलती है जो बिजनेस का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और फिर वहाँ से स्काई रॉकेट होता है। तो मुझे पूरा जर्नी समझना है कि वल्लभ भाई ने शुरुआत कैसे की, शुरुआत के दिन कैसे रहे, अगर कोई डिफिकल्टी आई हो तो उसके बारे में भी बात करते हैं, और फिर ग्रोथ कैसे हुआ। वल्लभ भाई ने शुरुआत बहुत छोटे लेवल से की थी। वो उसने भावनगर के अंदर एक सिंगल कट करके एक डायमंड का प्रोडक्ट आता है, उसका ओरिजिनल ट्रेडर थे। बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन डेयरिंग, एनर्जी, पॉलिसी, जो थॉट प्रोसेस वो किसी के पास नहीं है। ए लेवल का आदमी की अगर मैं जितने भी बात करूं वो मेरे मुंह से वो कम भी जाएगी। वो लेवल का एक पर्सनालिटी, वो लेवल का एक थॉट प्रोसेस, वो लेवल का एक हार्ड वर्किंग पर्सन, इस मीन्स वल्लभ भाई। तो उसने जो कंपनी चालू की उसमें ट्रेडिंग से चालू किया, भावनगर में ट्रेड करके उसमें सूरत और मुंबई को कनेक्ट किया, मुंबई में माल बेचने लगे। उसके बाद उसको लगा कि भाई ये काम है वो सर्टन लिमिट से आगे नहीं जा सकता जो मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद उसने सोचा कि अभी मेरे को फुल कट में एंट्री लेनी चाहिए, और फुल कट में एंट्री लेने के लिए जो हमारे में जो प्रोडक्ट बोलते हैं वो थोड़ा एक हाई प्रीमियम प्रोडक्ट बोला जाता है अगर कंपेयर टू सिंगल कट। राइट। तो फिर उसने फैक्ट्री चालू की। फैक्ट्री चालू करने के बाद धीरे धीरे मुंबई का भी एक ऑफिस हुआ। मुंबई का ऑफिस होने के बाद सब सेट होते गया। सेट होने के बाद जो बिजनेस को ही बिजनेस आगे बढ़ाता है, तो वो टाइम आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी सी कंपनी थी हमारी, लेकिन कंपनी का जो पॉलिसी था, जो कंपनी का विजन था, वो बहुत क्लियर था। वो हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ फैक्ट्री धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते आगे लेते गए। और जो हमारे में एक हार्ड वर्किंग का तो एक पैशन था ही, उसके बाद जो टाइम का जो अपॉर्चुनिटी, जो हमेशा लाइफ में हमारी कंपनी में चैलेंज तो आई है, लेकिन हमको चैलेंज को चैलेंज के रूप में नहीं देखते हैं। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे देख सके और कैसे कन्वर्ट कर सके, वो हम लोग सोच रहे हैं। वो सोच हमारी 2008
2008 में हम लोग को पक्का मालूम था कि इंडस्ट्री में सब बोल रहा है कि अभी आपने जैसे बोला ना कि वो पत्थर बन जाएगा हाँ। या पत्थर है, हम्म। लोग का ऐसा नेगेटिव। लेमन ब्रदर्स के बाद 2008 में लोग ऐसे सोचने लग गए थे कि डायमंड डायमंड नहीं रहेगा, डायमंड पत्थर हो जाएगा। वो सोच हम लोगों ने पूरी उसको ऑपोजिट ली, हमने वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट की, और वो अपॉर्चुनिटी हम लोग ने जो गांव सब बोल रहे थे कि बिजनेस कम करना चाहिए, ये टाइम राइट नहीं है, तभी वो चैलेंज हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हम लोगों ने और बिजनेस बढ़ाते गए और बढ़ाते गए। तो अब क्यूमुलेटिव काफ़ी सालों में हमारा 33% ग्रोथ होता रहा, अच्छा। बिकॉज ऑफ हमारा जो पॉलिसीज पे काम हुआ, जो थॉट प्रोसेस पे काम हुआ, और हम लोग ने वर्ल्ड वाइड जो हमारा प्रेजेंस था, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था, और हमारे जो कस्टमर थे, वो कस्टमर का बिहेवियर हमारे प्रति, और हमारा जो पॉलिसी का जो डिज़ाइन हुआ, वो पॉलिसी को ग्रो टुगेदर का पॉलिसी हम लोगों ने डिज़ाइन किया। वो ग्रो टुगेदर का पॉलिसी आज हम लोग को ये मुकाम पे लेके आई है, और हम लोग आशा करते हैं कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा पॉलिसी, कंपनी का जो पॉलिसीज है, वो ऐसे ही बिहेवियर हम करें, पॉलिसी राइट डिजाइन होवे, तो ये जो हमारा पोजीशन है वो कंटिन्यू चलता रहे, ऐसी आज भगवान के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल बनी रहेगी जैसी आपकी सोच है, ग्रो टुगेदर, और वो हर चीज़ में दिखती है। जैसे आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं, जैसे आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले आपको उसके लिए, तो डेफिनेटली यू विल कंटिन्यू बीइंग नंबर वन। मुझे ये जानना है कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस करते हैं। आपने बोला कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपकी ऑफिसेज होंगी, और आप बहुत सालों से ग्लोबल डायरेक्टर की पोजीशन पे है, तो आप पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करते होंगे। तो आपने कुछ नोटिस किया है कि 2014 और लेट्स से लास्ट 10-12 सालों में वर्ल्ड इंडिया को कैसे देखता है, उसमें आपने कुछ चेंज देखा कि लोगों का बिहेवियर इंडियंस के प्रति, इंडियन कंपनीज के प्रति अगर कुछ चेंज हुआ, या आपने कुछ नोटिस किया? जय भाई, मैं इतनी खास बात करूँ, ये मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ हाँ। मैं इंडिया को कभी नीचे देख ही नहीं सकता हूँ। राष्ट्र, नेशन, वो मेरे ब्लड में है, फर्स्ट है। मैं आज प्राउडली फील कर रहा हूँ कि लास्ट डेकेड में जो मैंने चेंज देखा है, मैं इसे कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भारत मैं मेरी लाइफ में देख सकूं। 10 साल पहले मैं काफ़ी कंट्री में गया था, जो इंडिया के प्रति जो लोगों का बिहेवियर था, लोगों का सोच था, और काफ़ी लोगों को तो मालूम नहीं था कि भारत जैसे देश में ऐसा कुछ है कि नहीं है। लेकिन जो लास्ट डेकेड में मोदी सर ने जो काम करके एज भारत के सिटीजन को जो प्राउड फील करवाया है, वो मेरी लाइफ में नहीं भूल सकता हूँ। और मैं लकी हूँ कि मैंने पहले का भारत भी देखा और मोदी साहब का भारत भी देखा। उसके लिए मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि एक जो कंट्री, दूसरी कंट्री भारत को क्या देख रही थी, क्या समझा रही थी, क्या उसकी सोच थी भारत के प्रति, आज क्या है वो सब भारतीय को भी मालूम है। और जो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है उसको तो पक्का मालूम है। आज हम लोग को पूछना नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारी कंट्री क्या कर रही है। आज हम लोग जो ग्लोबली जुड़े हुए हैं, उसमें भारत की बात वो लोग ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि तुम्हारे भारत में ऐसा ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा ऐसा पॉलिसीज आ रहा है, इतना इतना ग्रोथ हो रहा है, और इतना इतना लेवल पे तुम्हारे उधर काम कर रहा है। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट है हमारे प्रति। पहले हम लोग को जबरदस्ती बोलना पड़ता था, वो इंटरेस्ट से सुन भी नहीं रहा था। आज हम बोले तो सुन तो रहा है, लेकिन भारत की बात 10 बात अपने से ज्यादा हो बताता है। ऐसा ये भारत हो गया है। आज हम लोग डेवलपिंग में है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मोदी साहब का जो पॉलिसीज है 2047 में, तो जब भी डेवलप्ड हो जाएगा भारत, तभी का भारत भी मेरे को देखने का मैं भगवान के पास प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा मेरा तंदुरुस्त रखे कि वो 2047 का भारत में मेरा कुछ ना कुछ योगदान रहे। वाह,
नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, जैसे आपने बताया, और आपने बहुत टेक्निकली राइट चीज़ को पकड़ा है कि पहले जब हम बाहर जाते थे हमको बताना पड़ता था कि भारत में ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। आज लोग सामने से आके बताते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे आ चुके हैं या जो भारत देश के न्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनको तो पता है कि ये देश कैसे प्रोग्रेस करता है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ। तो मैं लास्ट मंथ आई वॉज इन यूरोप। तो हम स्विट्जरलैंड पे थे, माउंट इतलिस पे। वहाँ पे एक आइस फ्लायर करके एक राइड है, जो हमको करना था। तो साथ में मेरी वाइफ थी एंड शी वॉज स्कैर्ड कि सेफ्टी मेजर्स क्या रहेंगे। तो जस्ट फॉर हर कॉन्फिडेंस मैं वहाँ पे गया और जो ऑपरेटर था उनको जाके पूछा कि इसका सेफ्टी मैकेनिज्म क्या है, इज़ इट सेफ। और वो स्विस था। उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैं बोला भारत से हूँ। तो उसने मुझे ये आंसर दिया कि मैं भारत में ड्राइव करते हुए मर सकता हूँ, आप ये आइस फ्लायर में जाते हुए नहीं मर सकते। तो ये मुझे सुन के बुरा लगा। मैं जाके वापस तो आया, लेकिन मैं रह नहीं पाया। मुझे लगा कि यार मुझे जाके आंसर देना पड़ेगा ये बंदे को। तो मैं वापस आया, मैं वापस गया ऊपर चढ़ के, वो बंदे को ढूंढा और पूछा कि आप लास्ट भारत कब गए थे। तो उसने बताया कि मैं 15 साल पहले भारत गया था। मैं बोला आप ना अभी भारत आके देखो, बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन एक चीज़ ना चेंज नहीं हुई। हम हमारे मेहमान को भगवान के जैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप भारत देश आके ये ऐसा सवाल किसी को भी पूछते ना, जैसा आपने आंसर दिया वैसा आंसर आपको नहीं मिलता था। आपको बहुत अच्छी तरीके से आंसर मिलता था। आपको लोग वहाँ पे आके सब दिखा के जाते थे। तो ये भारत देश है, वो कभी चेंज नहीं होगा। और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और ये सुन रहा था, बाजू में एक इटालियन कपल था, वो सुन रहा था और वो हाल ही में भारत आके गया था। तो उन्होंने बताया और फिर वो लोग उनको बता रहे थे कि भाई आप एक बार जाके देखो, भारत को बहुत चेंज हो चुका है। उनके प्राइम मिनिस्टर को देखो कैसे काम कर रहे हैं, नाम पता है, क्या काम कर रहे हैं वो सब पता है। बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। तो दिनेश भाई, आप तो नरेंद्र भाई को बहुत बार मिल चुके हैं, उनके साथ बहुत समय भी बिताने का आपको मौका मिला है। तो आप थोड़ा हमको बताइए कि आपका एक्सपीरियंस नरेंद्र भाई के साथ कैसा रहा। मेरी ऐसी कोई एज नहीं है या मेरा कोई ऐसा स्टेटस नहीं है जो युग पुरुष के लिए मैं बात कर सकूं। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम 1-to-1 और बहुत व्यवस्थित टाइम के लिए मिला हूँ। उसके लिए जितना उपनाम दूँ, मेरी डिक्शनरी में नाम भी नहीं है और मैं दे भी नहीं सकता हूँ, वो मेरा स्टेटस भी नहीं है, क्योंकि वो एक युग पुरुष है। उसका ऑरा है ना, मैंने आज तक एक आदमी में भी नहीं देखा है। ए लेवल की उम्र में जो उसका ऑरा है, और राष्ट्र प्रेम सबसे आगे, लोगों को कुछ भी बोलने दो, उसके ब्लड में राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम के अलावा कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं कोई काम के लिए गया था, सोशल काम के लिए गया था, उसमें भी मेरे को बोला कि ये काम तो बरोबर है, भारत के लिए क्या है वो बता। मैं बोला सर ये तो मैं सोशल काम कर रहा हूं। तो बोला सोशल कर रहा है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन भारत के लिए सोच। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझो कि आप कोई काम लेके जा रहे हो तो आपका काम सुनेगा, लेकिन आपको 10 काम और देंगे जो राष्ट्र के हित में होगा, और राष्ट्र उसके ब्लड में है। मतलब 365 डेज, और वो 18 आवर्स काम कर रहे हैं। वो 18 आवर पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसा युग पुरुष, उसका ओरा जो है वो मैंने कभी किसी में भी नहीं देखा है। और कोई बच्चे से लेके कोई टॉप बिजनेसमैन, वर्ल्ड के टॉप जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उसको उसकी जान नहीं है उसमें। सब उसकी नॉलेज में है। आप टॉयलेट की बात करो तो ही आपको प्रॉपरली गाइडेंस होगा। आप मिशन मून की बात करो तो भी उसके माइंड में 100% प्रॉपरली सेटिस्फाइड वाला आपको जवाब मिले। ऐसे मोदी साहब है। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, हम लोग को कुछ नया करने के लिए उसमें 100 जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं हमारा पावर होने के बाद भी, तो ये जो युग पुरुष सुबह से लेके शाम तक वो 365 डेज जो ओरा से जो काम कर रहा है, वो किसी का भी नहीं देख रहा है। ओनली एंड ओनली मेरा देश, मेरा राष्ट्र के अलावा उसके ब्लड में कुछ है ही नहीं। और मैं भगवान को आज प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा
मैं प्राउडली फील कर रहा हूँ एज ए भारतीय कि ऐसा पीएम 3 टर्म से रिपीट होने वाला है, लेकिन इसको जब तक वो लाइव है तभी भगवान उसको इतनी तंदुरुस्ती देवे कि भारत को और ना और एक नई ऊंचाई पे लेके जावे, और उसकी हाजिरी में भी वो भारत जो ऑर्गेनाइज भारत, जो डेवलप भारत हो जावे, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, आप बिल्कुल सही है कि, और ये तब हुआ जब भारत को ज़रूरत थी ऐसे नेता की, जब सब ग्लोबल डायनामिक्स ऐसे है फिलहाल कि भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पे उभर के आ रहा है, और यही समय था भारत के लिए कि दिखाने के लिए वर्ल्ड में कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है, एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। और यही समय पे हमको प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे यशस्वी नेता मिले, और आप वाकई बहुत लकी है, आप उनको बहुत बार मिल चुके हैं। और ये जो आपने बताया ना कि आप जब भी जाते हैं कोई काम के लिए, वो आपको 4 काम और देंगे और वो देश के लिए रहेंगे, ये मैंने हर एक व्यक्ति के मुंह से सुना है जो भी प्रधानमंत्री जी को मिले हैं पास में, जब वो सीएम भी थे या पीएम भी बन गए, उनके बाद भी जब मैं उनको मिला हूँ, हर एक ने यही बात की है कि मेरे को एक काम लेके गया था, मोदी साहब ने वो काम बहुत बड़ा कर दिया, या मुझे 4 और काम दे दिए देश के लिए। बहुत परफेक्ट बताया, भगवान उनको लंबी उम्र दे। 2047 का विकसित भारत वो अपने हाथ से बनाए और अपनी आंखों से देखे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। दिनेश भाई, थोड़े अभी पर्सनल सवाल भी पूछूंगा फॉर पीपल टू नो कि एक इंडस्ट्री लीडर की लाइफ कैसी होती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आपने पूरी दुनिया देखी है, हर जगह पे बिजनेस किया, आप घूमने भी बहुत सारी जगहों पे गए होंगे, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, कहाँ पे आपको सबसे अच्छा लगा? एक्चुअली मेरे को थोड़ा ठंडा प्रदेश है ना, वेदर वाइज वो मेरे को पसंद आता है, इसके लिए मेरा फेवरेट जो प्लेस है वो स्विट्जरलैंड है। उसमें भी आप जिनीवा है, वो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। हाँ, ओके। और आप सूरत से हैं? ऐसा मेरा सूरत से बिजनेस है क्लोजअप, लेकिन मैं ओरिजिनली मैं भावनगर में बड़ा हुआ, गोहिलवाड़ या काठियावाड़? गोहिलवाड़ में बड़ा हुआ हूँ, राइट। और उधर से मेरी पढ़ाई हुई। मैंने जैसे आपको बताया, पढ़ाई मेरी भावनगर हुई है, मेरा जन्मभूमि भावनगर है, मेरी कर्मभूमि मुंबई है। राइट। तो जब आपने भावनगर की बात की, राइट, तो वहाँ पे तो खाना पीना, गाठिया, ऊंधियू, सेव टमेटानु शाक, मतलब ये सब वहाँ की जो बहुत ही प्रचलित वानगी है, सब व्यंजन है वहाँ पे। तो आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड खमण है। अरे वाह! तो आज मैं सूरत भी जाता हूँ या भावनगर भी जाता हूँ, हाँ। तो आप मेरे को मल्टीपल टाइम, एक दिन में 2 बार या 3 बार भी, तीनों टाइम दे सकते हो, मैं खा सकता हूँ। और मैं एंजॉय के साथ, रस के साथ वो खाता हूँ। अभी भी सूरत से मंगवा के खाते होंगे? यस, काफ़ी टाइम हमारे फैमिली मेंबर्स और मार्केट से बहुत बार खमण आता रहता है, मैं खाता रहता हूँ, एंजॉय करते रहता हूँ, और मेरे को खमण में बहुत मजा आती है। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं लेके आता, मैं सूरत से आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का लाऊंगा। थैंक यू। आपने बताया कि आप सुबह उठ के पूजा करते हैं और शाम को एक बार भगवान को याद करते हैं, तो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस आपका क्या है? आप कितना स्पिरिचुअली या रिलीजियसली इन्वॉल्व है? देखो, स्पिरिचुअली सबको होना चाहिए। मैं भगवान को आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन भगवान पे बिलीव करता हूँ। एक अच्छा ह्यूमन जो हूँ, तो उसके बाद में जो थॉट प्रोसेस मेरा आता है वो एक स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। क्यों? भगवान को आई डोंट थिंक सो भगवान किसी ने देखा है, लेकिन आपके माइंड में कुछ चल रहा है, बरोबर, भगवान जैसी कोई चीज है, तो आप कोई काम करने से डरेंगे। लोगों को अलग अलग थॉट प्रोसेस है सबका। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, और जो भगवान को बिलीव करता हूँ तो मेरे को सुबह से लेकर शाम तक कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा काम मेरी फैमिली को सूट हो रहा है और कौन सा नहीं सूट हो रहा है, कौन सा काम मेरी इंडस्ट्री, मेरी कंपनी, मेरा सर्कल के लिए करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और मैं आज एज ए लीडर, अगर मैं करूँगा तो मेरे बाद जो टीम है वही फॉलो करेगी। राइट। तो उसके लिए मेरे को स्पिरिचुअलिटी से बहुत, मैं डीपली थॉट प्रोसेस से काम करता हूँ, और मेरी लाइफ, मेरे फैमिली, मेरे सर्कल को जो मेरा शोभा देता है, जो मेरे को अच्छा लगता है, वो काम भगवान की हाजिरी में मैं कर रहा हूँ। दिनेश भाई, आपने बताया कि ऐसे कि भगवान का डर हो तो पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अच्छे काम तो मतलब जैसे आपने बताया कि
अगर एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करें तो 2 दिन लग जाएंगे। अगर मैं अच्छे कामों की बात करूँ जो आप जैसे डायमंड मर्चेंट्स करते हैं, वाकई 2 दिन लग जाएंगे। उसमें से एक बहुत अच्छा काम जो आप कर रहे हो और जो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ वो है किरण हॉस्पिटल। प्रॉबेबली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स विद वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स, और वो बनाने में शायद सबसे बड़ा योगदान आपके फैमिली का रहा है। और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत सारे ऐसे मरीज जो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं होते, उनको आप मदद भी करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में। देखो, ये जो थॉट प्रोसेस है उसमें मूल जो है वो वल्लभ भाई का थॉट प्रोसेस था। उसमें उसका पहले से ही एक थॉट प्रोसेस वो है कि भाई आप फैमिली फर्स्ट, नो, वो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप जो सोसाइटी से जो कमाए हो, बराबर, तो सोसाइटी को वापस देना आपका धर्म है। तो आज जो हम लोग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री जो काम कर रही है, तो वो अपने एक नेशन से कमाया हुआ है, नेशन को कुछ वापस देना चाहिए। वो पॉलिसी में वल्लभ भाई ने डिसाइड किया था कि भाई जो टाइटल है वो किरण को लेना ही चाहिए। तो वो हिसाब से जो मैक्सिमम लोग हैं, आप देखो तो पूरा जो डायमंड सिटी, सूरत को डायमंड सिटी बोला जाता है, वो डायमंड सिटी के साथ जो भी कनेक्टेड लोग हैं वो भी सूरत में बस रहे हैं। उसके बाद सूरत के लिए ऐसा जरूरियात था। आज बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी में ये फैसिलिटी एक्चुअली था, लेकिन सूरत जैसी सिटी में ये आर्थिक रूप से जो लोग नहीं पहुंच पा रहे, उसके लिए बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी में आना पड़ रहा था। तो वो थॉट प्रोसेस से वल्लभ भाई ने एक डिसीजन लिया कि भाई सूरत में ऐसा काम हो रहा है समस्त पाटीदार समाज की ओर से, तो ये टाइटल अपने को लेना चाहिए। और वो उसने जो अपना उसका कर्तव्य है वो पूरा निभाया। उसके बाद आपको शायद मालूम हो वे नहीं हो वे, आई डोंट नो, उसके बाद किरण 2 भी आ रहा है। अच्छा। किरण हॉस्पिटल 2। हाँ हाँ। और अभी एक किरण मेडिकल कॉलेज भी चालू हो गया है। वाह। वो भी मेरे को जब भी जानकारी है तो एवरी ईयर वो मेडिकल कॉलेज में से 1 साल के बाद 500 डॉक्टर निकलेंगे उधर से, जो देश को, नेशन को समर्पित होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी कंपनी CSR में भी बहुत एक्टिव है। आज कोई भी एजुकेशन ले लो या कोई भी क्षेत्र ले लो, उसमें मेडिकल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट से लेके सब कुछ जगह हम लोग, हमारी जो फर्ज है उसमें कभी भी चूक नहीं रहे। राइट। और ये मैंने बहुत बार सुना है, जैसे आपने बताया कि वो जो फैसिलिटी जो बड़े सिटीज़ में, मेट्रोज़ में अवेलेबल थी, वो सूरत में नहीं थी। लेकिन आज जब मैं सुनता हूँ लोगों से कि आप अगर किरण हॉस्पिटल में जाओ तो आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा, पेशेंट फर्स्ट की पॉलिसी है, आपको बहुत हमदिली से आपका वहाँ पे स्वागत होगा, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा। और ऐसी ट्रीटमेंट सूरत में मिलना वो शायद 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज हो रहा है। और अभी आपने बताया कि किरण 2 भी आ रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन गया। ये ना एक चीज़ मैंने वल्लभ भाई के बारे में सुनी है, मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कि वो जो भी सोचते हैं ना, बहुत बड़ा और बहुत लंबा सोचते हैं। तो शायद उसी का ही एक हिस्सा है। यस, उसकी सोच ही बहुत बड़ी है। हाँ। और वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, दूसरे के लिए करने वाला अगर व्यक्तित्व है हाँ। तो वल्लभ भाई है। वाह। दिनेश भाई, डायमंड इज़ अ वेरी सेंसिटिव बिजनेस, और उसमें काम करने के लिए, ये बिजनेस में आपकी जो कंपनी की साइज़ है, अगर वो मैग्नीट्यूड लेवल की कंपनी को ऑपरेट करना हो तो बहुत सारी सेंसिटिविटी समझनी पड़ती है। तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जब भी उसको आप एंटर करेंगे तो बेसिक लेवल का नॉलेज सबके पास होना चाहिए। जब भी मैंने भी इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने फैक्ट्री लेवल से लेके एसोमेंट, हाँ, सब कुछ मैंने ट्रेनिंग ली है। आपने कटिंग भी? यस, मैंने व्हील पे बैठ के कटिंग भी की है। तभी कोई वो लेवल की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अच्छा। एक्चुअली मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने दोनों डेकेड देखे। हाँ। मतलब पोस्ट और प्री 2000 पहले जो इंडस्ट्री जो लेवल से काम कर रही थी उसका पूरा फॉर्मेशन ही अलग था। और आफ्टर द 2000, आफ्टर द मिलेनियम ईयर, पूरा इंडस्ट्री का जो काम करने का तरीका है
वो टाइम टू टाइम आज भी अपग्रेड हो रहा है। लेकिन जो मेजर चेंजेस मैंने देखे हैं, मैं प्राउडली फील कर रहा हूँ कि ह्यूमन के टच के अलावा मिनिमाइज टेक्नोलॉजी वो टाइम पे यूज हो रही थी बिफोर 2000, और आफ्टर द 2000 इतना वो इंडस्ट्री में चेंज आया कि ये इंडस्ट्री इतना टेक्नोलॉजी लेके आई, और वो टेक्नोलॉजी के साथ जो ह्यूमन टच है वो भी कम नहीं हुआ है। जनरली आप देखेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आने से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाता है, राइट। इसमें अलग है। एक बेटर क्वालिटी, बेटर यील्ड और वैल्यू एडिशन के लिए जो करना पड़ रहा है आज हमारी कंपनी कर रही है। और हम लोग एज ए टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूजर कोई भी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लेके आना चाहता है तो सबसे पहले हम वेलकमिंग कर रहे हैं कि आए हमारे उधर R&D करे। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जो चल रहे हैं उससे भी आगे जाना चाहते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो वेरी ब्रॉड है, और कोई भी नया चीज को एडोप्ट करने के लिए हम लोग पूरी खुशी के साथ R&D करवाते भी है और खुद भी कर रहे हैं, राइट। तो जो नया जनरेशन को जो वो देखने को नहीं मिला, वो मैं लकी हूं कि मेरे को प्री और पोस्ट दोनों देखने को मिले, राइट। लेकिन जब भी बात पॉइंट पे आता हूं तो मैं आज के जनरेशन को वही मैं बोल रहा हूं कि भाई बेसिक लेवल का जो नॉलेज है वो तो लेना जरूरी है, क्योंकि आप डायमंड की वैल्यू कभी कर सकते हो। आप अगर फाइनल पॉलिश देखा, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट देखा, तो आपके लिए डायमंड वो एक प्रोडक्ट है, राइट। और हमारे लिए जो पत्थर से लेके कोहिनूर बनाने में जो एफर्ट डालना है, जो हमारे साथ जुड़े हुए एम्प्लॉयज है, जो रत्न कलाकार है, उसका मेहनत क्या है, वो मेहनत के सामने उसको क्या मिलना चाहिए, तो ही आप उसके लिए राइट डेडिकेशन और राइट वेटेज दे के उसको राइट दे सकते हो। दिनेश भाई, आपने किरण को छोटी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी होते हुए देखा है, और आपके सर्कल में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल कंपनीज बनाई होगी। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द 3 कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस? अगर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना हो तो ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो चाहिए ही होगी, जिनके बिना नहीं बन सकता? एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं 3 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसमें पैशन है, पार्टनरशिप है, प्रोग्रेस है, और परफॉर्मेंस है, और प्रिंसिपल है। उसके ऊपर मैं काम 5 पीस। 5 पीस पे। तो ये दिनेश भाई आपने बहुत अच्छी बात की, 5 पीस। इसके ऊपर मैं भी थोड़ा स्टडी करूंगा, एंड आई थिंक ये मेरी कंपनी में भी मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आपके 5 पीस में से मेरे पास 2 पीस है अभी, बाकी 3 मुझे ऐड करने हैं, तो वो मैं डेफिनेटली करूँगा। दिनेश भाई, मुझे पता है कि आप मुकेश भाई से बहुत करीब है, गौतम भाई से भी आपकी जान पहचान, आपकी दोस्ती है, मुकेश भाई अंबानी और गौतम भाई अदानी। और ये ऐसे दिग्गज बिजनेसमैन है कि जिनको देख के, उनकी बातें सुन के प्रेरणा मिलती है। आप तो उनके फ्रेंड है, उनके साथ आपको समय बिताने का मौका मिलता है। तो आप थोड़ा हमको बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब मुकेश भाई से आप मिलते हैं या गौतम भाई से मिलते हैं, क्या बातें होती हैं? देखो, उससे मिलने का एक प्राउड फील हम लोग कर रहे हैं। मुकेश, उसमें अभी काफी एक फंक्शन था, एक हमारा अवार्ड सेरेमनी, उसमें मुकेश भाई मिल गए थे। हाँ। तो उसमें गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ। लेकिन वो स्केल का बिजनेसमैन के साथ जितना पॉजिटिविटी, वो जो ग्रास लेवल का थॉट, जब भी आप नहीं मिले होंगे ना, तो आपको ऐसा लगता होगा मुकेश भाई का स्टाइल ऐसा रहेगा, मुकेश भाई का व्यवहार ऐसा रहेगा, मुकेश भाई ऐसा सोचते होंगे। लेकिन सोच तो उसकी पॉजिटिव और बहुत बड़ी है, हिमालय से भी बड़ी सोच है। लेकिन जब भी मिलने के बाद आपको ऐसा पता चले कि ए लेवल के आदमी ग्रास रूट में रह के सबका प्रॉब्लम सबके साथ साथ में लेके चले, और सब इंडस्ट्री का वो पोलाइटली सुने, ऐसा एक बंदा है तो मुकेश भाई है। सेम अगर बात करें तो अदानी साहब भी कम नहीं है, वो भी वो लेवल का, मतलब एक जुनून, बिजनेस जुनून, और जो पॉजिटिव, मतलब कुछ करने के लिए वो हमेशा तत्पर है, और कुछ नया ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं कुछ नया एवरी डे, उसके लिए एवरी डे वो नया निकलता है,
वो कुछ डेली नया करते रहते हैं, वो अदानी साहब है। वाह, आप गुजराती में बातें करते जब मिलते तभी? तीनों गुजराती? गुजराती है तो गुजराती में ज्यादा वो मदर टंग के हिसाब से हाँ। वो ज्यादा मजा आती है। वाह, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। दिनेश भाई, मैंने सुना है कि किरण परिवार जो है वो मैरिजेस करवाती है फादरलेस गर्ल्स के, और बहुत बड़ी मात्रा पे ये काम होता है, बहुत बड़े लेवल पे ये काम होता है। कुछ मैंने सुना है कुछ 2000 गर्ल्स, फादरलेस गर्ल्स का मैरिजेस आपके परिवार ने करवाए, और वो भी सब मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई नॉर्मल या छोटी मैरिज होगी, मतलब जैसे अपने माँ बाप अपनी बच्चियों के करवाते वैसे मैरिजेस आपने दूसरों की बच्चियों के करवाए। तो वो चीज़ के बारे में मुझे जानना है कि ये प्रेरणा कैसे मिली और ये क्यों करते हैं? एक्चुअली जो मैरिज है हम लोग भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है, पर लेकिन आप जो 2000 से ज्यादा मैरिज की बात कर रहे हो, तो मेरे से एक मेरा भाई है छोटा, सुरेश, उसका कंपनी का नाम है मारुति इम्पैक्स। तो मारुति इम्पैक्स फाउंडेशन उसका एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट के अंडर में वो आज तक उसने मोर देन 2000 फादरलेस गर्ल्स का शादी करवाया है। जो लास्ट टू लास्ट नवंबर में 552 जो मैरिजेस हुआ, मास मैरिज, वो मैरिज गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो आ गया है एक साथ में। और वो उसका प्रेजेंस, मोदी साहब का युग पुरुष का जो उसमें उसने टाइम दे दिया और पूरे फंक्शन में वो रहे, उसके बाद जो हम लोग को सुरेश को जो एनर्जी मिल रही है उसके वो और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो मोदी साहब का जो मैंने आगे आपको जैसे बोला था का ओरा ही अलग है, वो एक युग पुरुष है। उसके कोई भी आदमी उसके टच में आता है ना तो मतलब दौड़ने ही लगता है। आपका अगर फील आ गया, टच आ गया, तो अगर मोदी साहब बोले कि नहीं बोले, लेकिन आप दौड़ने लग जाएंगे, वो पक्का मेरा गारंटी है। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ, जो सोशलिज्म और जो काम हो रहा है उसमें उसका योगदान बहुत बड़ा है। वो खुद की फैसिलिटीज नहीं यूज करते हुए अगेन उसको कुछ समाज को, सोसाइटी को जो एक्चुअली जरूरियातमंद है, ऐसे ही लोगों को कैसे पहुंच सकता है, उसका डिटेलिंग में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा स्टोरी है कि आज फादरलेस गर्ल्स को कैसे चूज करने का। क्योंकि फादरलेस गर्ल्स भी आप चूज करने जाओ तो भी उसमें काफी क्राइटेरिया है। समझ लो आपने 552 ही मैरिज करवाना है और उसमें भी एलिजिबल मोर देन 1000 गर्ल्स आ जाती है। तो उसमें से आप कैसे सिलेक्ट करें, वो सब प्रोग्राम, डिटेल, आयोजन, तैयारी, वो बहुत लंबी कहानी है। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तभी उसके ऊपर बहुत बात करेंगे और आपको भी इंटरेस्टिंग का वो सब्जेक्ट रहेगा कि आप सामने से बोलेंगे कि ये काम मेरे को जानने का है। वो लेवल का काम है। मुझे सही में गूज़बम्स आ रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 500 से ज़्यादा बच्चियों के एक साथ आपने मैरिजेस करवाए, वो भी जैसे उनके पिता करवाते उतनी शानदार तरीके से आपने उनके मैरिजेस करवाए। और खाली मैरिज करवाना मतलब हम बोल देते कि वो मैरिज करवाए, लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत लंबा प्रोसेस होता होगा। बहुत ही सराहनीय काम है। मेरी तरफ से आपके भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और वो लड़कियां कितनी लकी है कि उनकी शादी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे, आपका परिवार रहा। जय भाई, मैं क्या बोलूं, मैं लकी नहीं हूं। इतना जो बच्ची आती जिसकी शादी हुई, हमारे शादी में कभी मोदी साहब आएंगे भी नहीं। आज वो बच्ची को मेरे वो व्यक्तित्व में उधर बोला था भावनगर में, जब भी मोदी साहब के साथ मैंने स्टेज शेयर किया और मेरे को 5 मिनट का वक्त मिला था स्पीच देने में। उसने मैंने क्लियरली बोला था कि हमारे सबसे जो भी इधर बैठे हुए, उधर से सब उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशलिस्ट से सब कोई आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा लकी वो जो 552 गर्ल्स थी कि ये लेवल का मास मैरिज, मतलब ऐसा नहीं कि जो करने के लिए किया है, वो लेवल का आयोजन, वो लेवल का डेकोरेशन, वो लेवल का पूरा फ्रैक्शनलिटी और वो लेवल का खान, मतलब आप डिनर से लेके सब कुछ, मतलब कुछ भी उसको ऐसा फील नहीं हुए कि मेरे फादर नहीं है और मेरे लाइफ में का ऐसा एक अरमान था जो छूट गया, वो फील नहीं हुआ। ऐसा शादी उधर हुआ है। वाह। खाली बोलने के लिए, करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें प्रेजेंस रहे
वो सब साक्षी थे कि कौन सा लेवल का वो मैरिज था। वाह, तो हमारे लिए तो अनहद खुशी है कि ये टाइप की जो 552 गर्ल्स ने हम लोग को शादी हम लोगों ने करवाया। और आजकल क्या मालूम, मैंने आपको जो बोल रहा हूँ कि भगवान मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये मोर देन 2000 जो गर्ल्स है, वो जो हमारी गर्ल्स, उसके ब्लेसिंग्स है, हमारा फैमिली, हमारा कंपनी, हमारा इंडस्ट्री। और हम लोग, मैंने बोला कि आई इज नथिंग फॉर मी, वी इज एवरीथिंग फॉर मी। तो वो लेवल पे हम सबका चलता होवे और आगे चलता रहे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो मेरे बेटी का जो विशेष है वो हमारे ऊपर सदा रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी भी यही प्रार्थना रहेगी दिनेश भाई। दिस वॉज द मोस्ट टचिंग मोमेंट फॉर मी इन दिस एंटायर इंटरव्यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। दिनेश भाई, कोई भी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी बनना, या फिर भारत में से कोई ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 हो वर्ल्ड में, ये गौरव हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही कंपनी ने अभी तक दिया था, रिलायंस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये गौरव सेकंड आफ्टर रिलायंस किरण ने हिंदुस्तान को दिलवाया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो कैसा फील होता है, मतलब जब आप टॉप पे बैठे हो और वो भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे क्या फील होता है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ पावर, क्या फील होता है वहाँ पे? देखो, एक भारतीय होने से एक गौरव की तो बात है। जब भी कोई भी इंडस्ट्री की बात करे तो जो इंडस्ट्री रिलायंस जो काम कर रहा है उसके सामने हमारा कुछ काम है ही नहीं। रिलायंस एक समझ लो पीक में आज वर्ल्ड में एक ब्रांड बना चुकी है और वो लेवल का काम कर रही है और उसने प्रूव कर दिया है। तो हम उसके लिए कुछ भी बोले वो सेंटेंस मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेवल का विजन है, वो लेवल का काम कर रहे हैं और वो लेवल की देश को सेवा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब भी डायमंड इंडस्ट्री की बात आती है तभी हम लोग को प्राउड फील होता है कि भाई हम हमारी इंडस्ट्री में नंबर 1 है। तो उसको प्राउड जो फील कर रहे हैं वो फील मुकेश भाई कैसे करते होंगे, वो हम लोग अंदर से कोई लेवल से सोच सकते हैं। तो जब भी ये इंडस्ट्री पहले समझ लो अलग अलग कंट्री में चल रही थी, तभी इंडिया एक कटर थोड़ा बहुत उधर काम हो रहा था। आज प्राउडली मैं बोल सकता हूँ 100 में से 100 में से मोर देन 90 या 95 डायमंड वो इंडिया से हो रहा है। वो सबसे बड़ी प्राउड फील कर रहा हूँ। और उसके बाद वो 95 में हमारी कंपनी का योगदान और टॉप है, उसको मेरे को ज़्यादा प्राउड फील करवा रहे। उसकी पूरी मेहनत मैं अगेन जो मेरा टीम मेंबर्स है, मेरी फैमिली है, वो किरण टीम को ही देना चाहता हूँ। इसलिए वो जो सिंहासन हमको मिला है वो बिकॉज ऑफ उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है वो और पूरा एफर्ट है, वो मेरी टीम को डेडिकेशन दे रहा हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, थैंक यू सो मच ये टाइम हमारे साथ बिताने के लिए। ये कॉन्वर्जेशन में से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, सिर्फ बिजनेस नहीं लेकिन सोशल वर्क में भी आप जो काम कर रहे हो, अगर वहाँ उसमें से थोड़ी बहुत भी सीख कोई भी ले ले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किरण जितनी बड़ी कंपनी हो तभी सोशल वर्क हो सकता है, आप तो बहुत सालों से कर रहे हैं। तो ये सीख तो मैं पक्का यहाँ से लेके जाऊँगा। और बिज़नेस का तो पूरा मैं, जैसे मैं बोलता हूँ गुजराती में बोलते हैं टोपली लेके जाना, मैं बिज़नेस की सीख की एक टोपली लेके यहाँ से जाऊँगा वापस। थैंक यू सो मच, आपने इतने सहज भाव से हमारे साथ बात की, हमारे साथ समय बिताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जय भाई। आज मैं भी ये जो शो में पहली बार आपके साथ बैठ रहा था, तो एक्चुअली मेरे माइंड में एक हो रहा था कि कैसा जाएगा, क्योंकि हमारा डायमंड इंडस्ट्री में रूटीन ऐसा प्रैक्टिस नहीं है। राइट। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या ये टाइप का शो करना वो जनरली हमारे उसमें नेचर में नहीं है। लेकिन आपको मिलके मैं इतना फील कर रहा हूँ कि एक कैलिबर है, जो स्किल है वो एक कलाकार ही बाहर ला सकता है। वो मैं आप में देख रहा हूँ। तो मैं भी आज के दिन जो इतना बोलने के बाद मैं भी भगवान से आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा कि जो किरण को जो चमक मिली है वो सेम चमक जय भाई को भी मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिनेश भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी इंटरव्यू के एंड में, कि आपने जो स्टार्टिंग में बताया था ना वो 5000 लोगों की यादी जिनको आप रोज़ एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, मेहरबानी करके मुझे वो यादी में जोड़ देना।
मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मुझे आपसे वो पॉजिटिव मैसेज मिले एवरीडे, और मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू जय भाई. एक्चुअली जभी से आपका नंबर मेरे पास आज ही मिला है. हाँ. रिसेंटली मेरे को नंबर मिला अभी 2 आवर्स के पहले. यस. बराबर. 2 आवर्स के पहले ही आपका लिस्ट में एक्चुअली आप नहीं बोले होते तो भी आ गया है. अरे वाह. कल मॉर्निंग से आपको वो जो पॉजिटिव थॉट आपके मोबाइल में ब्लिंक होगा. वाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू.